हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीसी के माध्यम से अंत्योदय उत्थान योजना की ऑनलाइन समीक्षा की और इस दौरान सरकार के जनहित की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए और सक्रिय होने का निर्देश दिया और कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। भरे गए फॉर्म की नियम के अनुसार जांच कर संबंधित को लाभ पहुंचाएं। आवेदनों की अस्वीकृति अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य लाभार्थियों को लाभान्वित करना है, इसीलिए संबंधित अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करें। वीसी के बाद डीसी प्रदीप दहिया ने लघु सचिवालय के वीसी रूम में आयोजित बैठक में अधिकारियों को कहा कि लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलना चाहिए। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी सरकार में आपसी तनातनी हो गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अनिल विज से गृह विभाग मांगा गया है। इससे वे नाराज हैं। इस वजह से विज ने मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम का बहिष्कार किया। ये बात अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच गई। आपको बता दें, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नाराज विधायकों और तमाम विवादों को निपटाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया था, लेकिन इसके बाद से हरियाणा की राजनीति और गर्मा गई है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अस्पताल निदेशक को निर्देश दिए कि बुजुर्ग मरीजों के लिए ओपीडी का समय 3 बजे का रखा जाए ताकि ऐसे मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। मेडिकल कॉलेज पहुंचते राज्यपाल ने एमबीबीएस के छात्रों के साथ संवाद किया और मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहली बार करनाल पहुंचे। वो भी स्वयं अनुशासित है, इसलिए डॉक्टरों से समाज को, परिवार को अपेक्षाएं होता है। तो वो लोग जो है चरित्र निर्माण में आगे रहना चाहिए, समाज के आदर्श के रूप में रहना चाहिए। तो ऐसा मैं डॉक्टरों को भी कहा था, लेकिन जो भी कोई डॉक्टरों के ऊपर कभी हिंसा होती है उसको हम सहन नहीं रहेंगे। डॉक्टरों को बराबर कानून की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सरकार भी वही काम कर रही है। वो डॉक्टर्स को विश्वास रखें। सर एक सवाल आपने निर्देश दिए हैं सर, सीनियर सिटीजन के लिए निर्देश दिए हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को। क्या निर्देश हैं? जो सीनियर सिटीजन पेशेंट आते हैं उनके लिए निर्देश दिए हैं। जो सर सीनियर सिटीजन पेशेंट्स हैं वो आते हैं उनके लिए निर्देश दिया। मैंने 2 बातें बताया था, एक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए और सीनियर सिटीजन को 3 बजे के बाद 3 बजे से 5 बजे 6 बजे तक समय दीजिए ताकि वो लोग भी ज़्यादा वेट नहीं करें। सीनियर सिटीजन का सर हमने देखा अभी एचपीएससी में एक भ्रष्टाचार का मामला आया। इस तरीके के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहते हैं। आपने भी उसमें कहा, किस तरीके से देखते हैं अगर ये भ्रष्टाचार रहेगा तो हमारा इन तरीके की नौकरियों से, इन तरीके के विभागों से एक विश्वास उठ जाएगा, तो किस तरीके पर इन कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई किया है। वहीं पानीपत के विधायक प्रमोद विज की कार में आग लग गई। यह घटना चंडीगढ़ के एमएलए हॉस्टल की है। कार में आग की सूचना पर हड़कंप मच गया। वहां पर अन्य कारें भी खड़ी थी। विधायक प्रमोद विज ने इसे साजिश करार दिया। उनका आरोप है कि वहां पर अन्य कार भी पार्क थी, केवल मेरी कार में ही आग क्यों लगाई गई। वहीं सीसीटीवी में भी एक युवक आग लगाता नजर आ रहा है। दरअसल मंगलवार को हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार था और इसी आयोजन में शामिल होने के लिए पानीपत शहर के विधायक प्रमोद विज चंडीगढ़ गए थे। रात को अचानक से कार में आग लगने की सूचना मिली। जब जाकर देखा तो कार लगभग जल चुकी थी। पुलिस ने दमकल की सहायता से इस आग को बुझाया
और इसके बाद मामले की जांच को शुरू किया गया। पानीपत के विधायक प्रमोद विज की कार में मंगलवार को अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। यह घटना चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल की बाहर की बताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर एएनबी न्यूज ने खुद विधायक प्रमोद विज से खास बातचीत की। इस सीट से विधायक प्रमोद विज इस समय हमारे साथ हैं। उनकी गाड़ी को ही बीती रात असामाजिक कहें, शरारती कहें या वायलेंट लोगों ने आग लगाई है। लोग कौन हैं, अभी ये पुलिस की जांच का मामला है। विज साहब से जानेंगे कि ये घटना के पीछे उन्हें क्या कारण लगता है। विज साहब नमस्कार। विज साहब ये बताएं कि आप जैसे सहज सरल और दानी व्यक्ति के साथ कौन सी रंजिश जो है किसी की हो सकती है जिसने आपकी गाड़ी को आग लगाई हो? नहीं, कोई रंजिश नहीं है किसी भी तरह की, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, व्यापारिक, कोई नहीं हो जाता है। देखिए, कमल गुप्ता जो नवनियुक्त मंत्री हैं वे भी आए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे हम। वे घटनास्थल पर आए हैं। गुप्ता जी सुनिए, मन में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। गुप्ता जी, ये सारी घटना हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये घटना दुखद है और इसकी जानकारी में सरकार जाएगी और इस बात का संज्ञान लेगी कि ये घटना टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुई या टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट करके हुई, कार्रवाई होगी। तो लगता है कि एमएलए हॉस्टल में और ज्यादा सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये चंडीगढ़ का लुटियन जोन कहा जा सकता है। नहीं, अगर कोई मिसचीव बात निकली तो डेफिनेटली सतर्कता जो है वो होनी चाहिए। शुक्रिया। तो हम प्रमोद विज जी से बातचीत जारी रखेंगे। विज साहब, आप बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मेरा किसी से भी, चाहे सामाजिक, चाहे व्यापारिक या राजनीतिक द्वेष दूर दूर तक नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता है पिछले 10, 15, 20 साल में ऐसी बात नहीं। एक वारदात हुई है, ये मानने वाली बात है कि किसी ने शरारत की है। अब वो रंजिश तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक। एमएलए हॉस्टल में इस समय हम देख रहे हैं 40 से 50 के लगभग गाड़ियां हैं। रात को भी पार्क हुई होगी, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह था। विधायकों की गाड़ियां यहाँ होंगी। तो ऐसे में सिर्फ इसी गाड़ी को क्यों इसको चुनकर या इसको पॉइंट आउट कर इसी पर पहले आधा पौना घंटा पहले आते हैं, वो शीशा तोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर आग लगाई जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि या तो ये केस ऐसा हो सकता है कि किसी ने शराब पी रखी हो, नशे में हो, और उसको आके किसी गाड़ी को डैमेज करना है। और बाई चांस गाड़ी मेरे वाली गाड़ी होगी, वो किसी भी गाड़ी को कर सकता था, फिर हम उसी को ये पूछते कि तेरी गाड़ी क्यों की। एक तो ये हो सकता है। लेकिन देखिए, ये छानबीन विषय है पुलिस का, और पुलिस, क्योंकि एमएलए हॉस्टल के अंदर ये वारदात हुई, बहुत सीरियस मैटर है ये, और पुलिस इस बात को समझ रही है, सरकार इस बात को समझ रही है। पुलिस पूरे तह तक जाएगी और कोई ना कोई इसका रिजल्ट सामने आएगा, तब इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हम एक इधर देखें, अगर 20 मीटर की दूरी पर जो है पुलिस का थाना है, तो ऐसे में घटना हो जाना अपने आप में काफी चिंताजनक। बहुत चिंताजनक है, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब पुलिस छानबीन इसकी करेगी और डेफिनेटली किसी रिजल्ट पे हम पहुंचेंगे। सीसीटीवी फुटेज देखी आपने? मैं अब देखने जा रहा हूँ। ये बताएं कि अब ये, क्योंकि वारदात एमएलए हॉस्टल में और तरह की अलग अलग घटनाएं होती रही, लेकिन ये जो इस तरह की वारदात है, पहली दफा हुई है। क्या आप विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग करेंगे? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, पहले एक बार फाइंडिंग पुलिस की हाल है कि क्या ये वारदात है। सरकार फिर इसके हिसाब से अपना निर्णय कोई ना कोई जरूर लेगी। चिंता में रहती है सरकार, हम पूरा भरोसा है इस बात का। हमारे घर पे भी सिक्योरिटी है, हमारी गाड़ी में सिक्योरिटी है, हर समय सिक्योरिटी साथ रहती, कभी दिक्कत नहीं आई कभी किसी तरह की। सरकार इस वारदात का ज्ञान पूरा लेगी, निश्चित रहिए आप। तो इस घटना को मात्र आप वारदात ही मानते हैं? वारदात मान रहा हूँ इसका। शुक्रिया। तो आपने सुना, प्रमोद विज ने कहा कि उन्हें किसी से उनकी रंजिश नहीं है, राजनीतिक रूप से या वैसे, क्योंकि प्रमोद विज पानीपत में जाने जाते हैं दानी सज्जन के रूप में, सामाजिक व्यक्ति हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, धार्मिक हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि उनकी रंजिश नहीं है, और वे मानते हैं कि कुछ ये शरारत हो सकती है, वारदात। उन्होंने इसे कहा कि ये मात्र एक वारदात है। बहरहाल उन्होंने कहा पुलिस जांच के बाद वे कुछ कहने की स्थिति में होंगे, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि पुलिस जांच के बाद विधानसभा अध्यक्ष से एमएलए हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग अवश्य करेंगे। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। विधायक प्रमोद विज की गाड़ी में आग लगाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो एक युवक कार में आग लगाता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने चिंता जताई।
मुझे सुबह लगभग 7 बजे इस घटना की जानकारी मिली कि कुछ शरारती तत्वों ने हमारे आदरणीय विधायक श्री प्रमोद विज जी की गाड़ी को आग लगाने की कोशिश की है। कोशिश क्या, उन्होंने आग लगाई है। 2 बार अटेम्प्ट किया। पहली बार जो व्यक्ति है वो गाड़ी में आया, यहाँ पर आकर के नीचे उतर करके उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ करके होल किया और उसके बाद जब वो गाड़ी का सायरन बज गया उसके पश्चात वो भाग गया। लेकिन आधे घंटे के पश्चात फिर वो गाड़ी के अंदर उसी गाड़ी में आया है और उस गाड़ी के अंदर से एक पेट्रोल की जो बोतल उसके हाथ में थी वो बोतल ले जा करके उसने गाड़ी पर डाल करके वहाँ लाइटर से, जो दिख रहा है उसमें कि लाइटर से उसको टॉर्च किया है और गाड़ी जली है। कारण क्या है इसका, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की घटना एमएलए हॉस्टल के अंदर होना एक बहुत, समझता हूँ कि हमारे लिए चिंता का विषय। पर देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही है। जो भी इसके लिए कोई जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसकी पूरी जांच हम तह तक जाएंगे। और जो सीसीटीवी फुटेज है अभी तक तो हमने देखी है, लेकिन क्योंकि वो आधे घंटे में या 15 मिनट में पेट्रोल की बोतल लेकर के आया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नज़दीक के जो पेट्रोल पंप है वहाँ से लेकर के आया है। सीसीटीवी में गाड़ी का नंबर आया जी? गाड़ी का नंबर तो आया, पूरी तरह क्लियर नहीं है। पीबी नंबर है तो, लेकिन इसकी जांच पूरी कराएंगे। कुल ये बात सारी चीज़ें जांच का विषय है और इसको सिक्योरिटी को और पुख्ता कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। अभी मेरी 3 दिन पहले ही जो हमारे यहाँ इस हॉस्टल को देख रहे हैं मुकेश गुप्ता, मैंने उनको कहा था कि मेन एंट्री के ऊपर एक बड़ा कैमरा, एक सेंसिटिव ऐसा हो जो पूरी वहाँ से एंट्री के ऊपर पता लगे। वो अभी हम विचार कर ही रहे थे तो ये घटना इस प्रकार की हुई। सुरक्षा व्यवस्था गुप्ता जी चंडीगढ़ पुलिस के पास है, हरियाणा पुलिस के पास? हरियाणा को नशा मुक्त राज्य बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप पुलिस द्वारा वर्ष 2021 में नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए जनवरी से नवंबर माह तक प्रदेश में कुल 19.03 टन मादक पदार्थ की बरामदगी की गई। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत कुल 2361 मामले दर्ज कर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया गया। ड्रग्स की तस्करी में संलिप्त नशे के सौदागरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 2021 के पहले 11 महीनों के दौरान हेरोइन, चरस, सुल्फा, स्मैक, अफीम, चूरा और डोडा पोस्त, गांजा सहित 19,036 किलोग्राम मादक पदार्थों की बरामदगी की जा चुकी है। हरियाणा के यमुनानगर में पिछले कई माह से नशा मुक्ति की एक अनोखी मुहिम शुरू की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के नेतृत्व में शुरू की गई इस मुहिम में 2 दर्जन के लगभग सामाजिक संगठन अपना सहयोग दे रहे हैं। जिले के अलग अलग इलाकों में नशा करने वाले युवक युवतियों की पहचान करके उन्हें नशा छुड़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके बाद जिसे जरूरत होती है उसका इलाज जिला पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग से मिलकर करवाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे युवकों के मोटिवेशन के लिए शिविर लगाए जाते हैं ताकि वे नशा छोड़ते हुए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आए। इस तरह के आवासीय शिविर, सेकंड आवासीय शिविर का समापन उत्सव किया है और इस कैंप को 15 जो विक्टिम्स हैं ड्रग अब्यूज के उन्होंने अटेंड किया। तो आज इस समापन समारोह में हमने उनके परिवार के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया और आज हमने रोटरी और लायंस क्लब के जो लोकल क्लब के जो ऑफिस बियरर्स हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। तो कार्यक्रम में सभी ने अपने अनुभव साझा किए। जो विक्टिम्स हैं जिन्होंने इस कैंप को अटेंड किया उन्होंने बताया कि उनका अनुभव कैसा रहा और उनके परिवार को अब कैसा लग रहा है। तो सफल आयोजन रहा ये कैंप का और
हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही विदिन अ वीक हम अगला कैंप लगभग 30 नए विक्टिम्स के साथ शुरू करें। तो इसके साथ साथ जो नए विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो भी लगातार चल रहा है। कुछ एरियाज हैं शहर के जहाँ पे हमारी टीम्स डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे हैं। एक जो इसमें हमने निर्णय लिया है, जैसे लापरा गांव है हमारे सदर यमुनानगर थाना क्षेत्र का, तो वहाँ पे ग्रामीणों ने खुद पहल करके एक ऐसा मॉडल बनाया जिससे वो गांव जहाँ पे नशा बेचने का कारोबार बहुत ज़्यादा होता था, तो वहाँ पे अब नशे। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली अमृतसर रेलवे ट्रैक को सुचारू रूप से चालू किया गया है। सुबह सबसे पहले कटरा से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया। पंजाब में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दृश्य से कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है और पिछले एक सप्ताह से रेलगाड़ियां बंद होने से यात्री काफी परेशान थे। चालू कर दी है। पिछले एक हफ्ते से पंजाब में जाने वाली ट्रेनें जम्मू कश्मीर में आसपास के जो स्टेशन हैं उन पर जाने वाली गाड़ियां बंद थी, जो अब सुचारू रूप से चल चुकी है और जिसमें सभी यात्रियों को सूचित किया जा रहा है और सभी को बताया जाता है गाड़ियां चल पड़ी है, जो अपनी यात्रा सुविधा अनुसार करें। तो कितने दिन से बंद पड़ी थी गाड़ियाँ? करीब एक हफ्ते से। अब चल पड़ी हैं? अब गाड़ियाँ चल पड़ी है। जम्मू कुरुक्षेत्र की बात की जाए, कौन कौन सी गाड़ियाँ निकाल दी? अभी कुरुक्षेत्र से सान्य पंजाब और झेलम गाड़ी व पठानकोट अभी नहीं आई है। ये 2 गाड़ियाँ पास हुई है और बाकी गाड़ियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। सबसे पहले तो टीवी चैनलों का धन्यवाद करता हूँ, जो प्रशासन की, पुलिस की व जनता की मदद करते हैं समय समय अनुसार। और हमारा रेलवे ट्रैक कई दिनों से करीब एक हफ्ते से बाधित था और जिससे गाड़ियों के आवाजाही में रुकावट आ रही थी। पंजाब में ट्रैक पे कुछ किसान बैठे हुए थे। अब कल से ट्रैक खुल गया है, जो गाड़ियाँ सुचारू रूप से चलनी शुरू हो गई है। अभी कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से मालवागढ़ सान्य पंजाब हुआ बठिंडा गाड़ी पास हुई है और हम जो भी जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस का कर्तव्य पूरी तरह से निभाएंगे, अपने अधिकारियों की दिशा निर्देशानुसार अपनी ड्यूटी। वहीं रेवाड़ी जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान जोर पकड़ने लगा है। 1 जनवरी से 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण के लिए पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। इसके लिए कोविन ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इन बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगवाया जाएगा। इसी प्रकार 10 जनवरी से स्वास्थ्य कार्यकर्ता फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 60 वर्ष से अधिक आयु के उन नागरिकों को सुरक्षा टीका के नाम से टीकाकरण होगा जो कि हृदय रोगी हैं, मधुमेह या अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। चिकित्सक की सलाह पर इन वरिष्ठ नागरिकों का टीकाकरण होगा। साथ में हर घर दस्तक प्रोग्राम के तहत भी हमारा काम चल रहा है। टाइम भी हमने बढ़ाया, जैसे हॉस्पिटल का जो टाइम है उसके अलावा भी हम टीमों को अपनी को बैठा रहे हैं। अभी क्रिसमस डे था, उस दिन हमने मॉल में और कई जगह एक्स्ट्रा कैंप भी लगाए थे। तो हमारे भरसक प्रयास हैं कि सेकंड डोज जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जनता को हम 100% लगा दें।
हमारे ज़िले की फर्स्ट डोज जो है वो 100% हो चुकी है। सेकंड डोज के लिए हम प्रयासरत हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम लगा देंगे। जी, 15 से 18 साल के लिए कल हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी हरियाणा सरकार के साथ, और कल सुबह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ वीसी हुई थी। उसमें यह डिसाइड किया गया कि जो छोटे बच्चे हैं 15 से 18 साल के, उस एज ग्रुप को अब इंक्लूड किया जाएगा। उनके लिए जो कोविड टीकाकरण है 3 तारीख से शुरू करेंगे, 3 जनवरी से, और उससे पहले 1 तारीख से उनका रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएगा। कोविन पोर्टल पे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर कोई नहीं करा पाता, डायरेक्ट भी हमारे पास आता है, तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। इसके लिए बच्चों को मेन जो ज़रूरी बात है, कैथल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर बिना टीकाकरण के एक व्यक्ति का टीकाकरण का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, और इसका खुलासा तब हुआ जब शिकायतकर्ता के मोबाइल फोन पर टीकाकरण का मैसेज आया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनके फोन पर 21 नवंबर को टीकाकरण सफलतापूर्वक लगने का मैसेज आया, और जब उन्होंने ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट चेक किया तो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जिस दिन ये टीकाकरण दिखाया गया है वह जिले में ही नहीं थे। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें कैथल जिला अर्बन में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अभी कैथल में और चीका में लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई। अर्बन एरिया में हम यहाँ पर वैक्सीन है, फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ाने के लिए इस तरह के फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। सेंटर की नीतियों पर अधिकारी प्लीता लगा रहे हैं। सर देखिए, इस प्रकार का कोई विषय हमारे ध्यान में नहीं आया। अगर इस प्रकार का विषय जरूर उपायुक्त महोदय से जब इसके ऊपर समीक्षा बैठक होगी। हरियाणा के पानीपत में भगवान वाल्मीकि पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से वाल्मीकि समाज आहत हुआ है। दरअसल एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर भगवान वाल्मीकि के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई। पोस्ट डालने वाले व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत देने पहुंचे वाल्मीकि समाज के सैकड़ों युवाओं ने इस दौरान नारेबाजी की। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कार्रवाई न करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। देखिए, मैं काफ़ी दिनों पहले भी, कई महीनों पहले भी हम एक भगवान वाल्मीकि जी को लेके हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये इस बारे में की थी कि जो भगवान वाल्मीकि पे टिप्पणी करते हैं, जो डाकू वगैरह बताते हैं और शब्द बोलने जाते हैं, हमने उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी करी थी। जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया, एक जसबीर खुराना नाम का जो गहराइयों का है, यहीं पर पानीपत का, वो गहराइयों का है जो पानीपत का ही है। उसने अपनी पोस्ट कर रखी है कि भगवान वाल्मीकि के बारे में, कि भगवान वाल्मीकि तो नहीं लिखा, लेकिन ये कहा कि रामायण डाकू ने लिखी। क्या उसको पता है कि डाकू ने लिखी है या भगवान वाल्मीकि ने लिखी है? उसको नहीं पता क्या? ठीक है, हम यही कहेंगे प्रशासन से या सरकार से एक बार करेंगे कि इस तरह के लोगों के ऊपर जो। वहीं अंबाला शहर में डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने डीसी को अपना ज्ञापन सौंपा। उनकी पहली मांग यह है कि एमपीएस को खत्म कर दिया जाए और पुरानी पेंशन नीति को लागू किया जाए। 2004 में यह नीति रद्द कर दी गई थी क्योंकि इससे सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा था। पहली डिमांड है अपनी, आज हमने धरना दिया है डीसी पे और अपना ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ डीसी ऑफिस में। तो पहली डिमांड है हमारी एमपीएस को ख़त्म करके नई डिमांड पुरानी लागू की जाए, पुरानी पेंशन नीति लागू की जाए। 2004 से ये बंद कर थी गवर्नमेंट ने और उनको लाभ नहीं होता। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जितने पैसे आप काटोगे उतने पैसे हम पाएंगे। गवर्नमेंट ने आज तक जो है लोगों कर्मचारियों के तो पैसे कट गए, गवर्नमेंट ने अपना एक भी पैसा जो है उस पूल में नहीं पाया। इसलिए अपनी डिमांड है कि जो पुराने कर्मचारियों को मिलती है उन्हीं को उसी तर्ज पे जो है ये पेंशन दी जाए। नंबर 2 अपनी डिमांड है मैडम, पंजाब पैटर्न पे जो है पेंशन के अलावा जो महंगाई भत्ते की किस्त है वो 65 साल, 70 साल और 75 साल और 80 साल 5% की किस्त मिलती है, वहाँ लाभ मिलता है। और अपने यहाँ जो है
पूरे देश में जो है 80%, पूरे देश में 80 साल के जो आदमी चले जाते हैं उनको 20% की किस्त देती है, और 20% जो है 2% लोग ही जो है बचते हैं वहाँ, और 98% लोग जो है मर जाते हैं वहाँ तक जाते जाते। तो इसलिए जो है हम ये चाहते हैं कि ये जो है पंजाब पैटर्न पे हमें 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद और 20 साल बाद जो है 5% की किस्त। रिटायर्ड कर्मचारी संघ से आज आए थे, उन्होंने कुछ 6-7 डिमांड्स इसमें दी हैं। पहली है कि जो पुरानी पेंशन है वो फिर से लागू की जाए। दूसरी कुछ इंक्रीमेंट्स पे है कि जैसे पंजाब में इन्होंने बताया कि होता है कि 65 वर्ष के बाद 5% का इंक्रीमेंट लगता है पेंशन में, उसके बाद 70 के बाद 10% का, तो वो होना चाहिए। और भी इसके अलावा भी उन्होंने मेडिकल कैशलेस, बेसिकली ये इनका कहना है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ऑल्दो गाइडलाइन है। तो जो भी ये संकलित इनकी डिमांड्स हैं वो हम। वहीं फतेहाबाद के गांव धांगड़ में करीब 1 महीने पहले हुई ऑनर किलिंग के मामले में मृतक युवती के पति ने युवा और महिला संगठनों के साथ मिलकर लघु सचिवालय पर धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, गांव धांगड़ निवासी अनूप ने बताया कि गांव की ही एक लड़की शिक्षा से 9 अक्टूबर 2020 को हिसार के हनुमान मंदिर और कोर्ट में उसने प्रेम विवाह किया था। करीब 2-3 दिन पहले शिक्षा के परिवार वालों को शादी का पता लग गया। अचानक से संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई। मेरी पत्नी की हत्या हुई है, 1 महीना हो गया पूरा, 30 तारीख को हुई है। प्रशासन कोई निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस वजह से कर रहे हैं हम। इसलिए की गई थी हत्या जिनकी? इज्जत के नाम पे हत्या की गई थी, घर पे बुला फुसला के। कौन से गांव का मामला है जी? गांव धांगड़ का जी। कितने आरोपी थे जी इसमें जी 5 आरोपी थे। कौन थे जी? माँ बाप, चाचा और यही थे। गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें कोई? जी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था जी कि हमने 14 महीने पहले शादी की थी और चंडीगढ़ में रहते थे दोनों। फिर लड़की को उन्होंने घर पे बुलाया कि तुम्हारी सामाजिक तौर पे शादी करवा देंगे। लड़की को घर बुला के झूठा दिलासा दे के लड़की की हत्या कर दी और शाम को अंधेरे में, रात के अंधेरे में उसका संस्कार करने चले गए। फिर मैंने पुलिस को ये जानकारी दी तो उन्होंने मौके पे पहुंच के फायर ब्रिगेड से चिता को। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।